नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है हमने, हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स कर रहे हैं हम स्टार्ट आज, नया सब्जेक्ट है। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए होता क्या है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, फिर आगे जाके इसकी टर्म्स आएंगी आगे। देखो इकोनॉमिक्स क्या होता है वैसे, सिंपल टर्म्स में इकोनॉमिक्स क्या होता है? मनी, मनी से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स यानी कि मनी से रिलेटेड, है ना। जब हम मनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि कहाँ से फंड जा रहे हैं, कहाँ वो लग रहे हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। ठीक है, यानी कि हम इकोनॉमी में जितने भी पैसे से रिलेटेड या डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड चीजें हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, और मैनेजीरियल क्या है? यानी कि मैनेज करना। जब हम उस इकोनॉमी को मैनेज करते हैं, ठीक है, अपनी मतलब कल्चर के हिसाब से या अपनी जिस जगह पे हम रह रहे हैं उस एरिया के हिसाब से, जब हम इकोनॉमी को मैनेज करते हैं एज अ फैमिली, आप भी इकोनॉमिक मैनेजरियल कर रहे हो। कैसे? आप अपने घर की इकोनॉमी को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, घर का राशन जो भी है, कितने अमाउंट्स हैं हमारे पास, कितना बिल देना है, वो सब आप अरेंज कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, उसको भी क्या बोलेंगे? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या है ये इकोनॉमिक्स? क्या है? कॉम्बिनेशन है इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का। ठीक है, कि आप अपनी रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हो। ना स्कोप आगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के क्या क्या स्कोप है, कहाँ कहाँ यूज होती है। मार्केटिंग में यूज होती है, फाइनेंस, मैनेजमेंट साइंस, स्ट्रेटजीज में, मैनेजरियल अकाउंटिंग में। ठीक है, देखो मैनेजरियल और इकोनॉमिक है तो जहां जहां मैनेजरियल है वहां तो यूज होगी ही। और साथ में फाइनेंस तो हमें पता है इकोनॉमिक का पार्ट है। मार्केटिंग जैसे डिमांड और सप्लाई, देन स्ट्रेटजीज बनानी है उस डिमांड सप्लाई और बाकी चीजों को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटजीज बनानी है, तो वहां पे भी यूज होगी, है ना। देन बेसिक टर्म एंड कंसेप्ट है। फॉर पर्पस ऑफ स्टडी एंड टीचिंग इकोनॉमिक इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। ठीक है, इकोनॉमिक्स को पढ़ना है तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो। द फर्म कंसर्न द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक मार्केट और द लेटर डील विद द एग्रीगेट इकोनॉमी। ठीक है, और माइक्रो और मैक्रो में बड़ा कौन है? माइक्रो और मैक्रो पता होगा आपको, बताओ जरा। हाँ जी, मैक्रो इकोनॉमिक। क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स? मैक्रो क्या होता है और माइक्रो क्या होता है? दोनों बताने हैं। मैक्रो मीन होल इकोनॉमी, माइक्रो मीन स्मॉल इकोनॉमी। हाँ जी, माइक्रो का मतलब है कि जब हम सिर्फ एक ही कैटेगरी या एक ही इंडिविजुअल, एक ही कंज्यूमर के बारे में बात करें, वो है माइक्रो। और मैक्रो क्या है? जब हम हाई लेवल पे, ठीक है, यानी कि पूरी इंडस्ट्री को देख रहे हैं। इंडस्ट्री किससे बनती है? सेट ऑफ फर्म से बनती है इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कि बहुत सारी फर्म्स मिला के एक इंडस्ट्री बनती है। तो अगर हम एक फर्म की बात करेंगे तो वो माइक्रो है। अगर हम सारी फर्म को मिला के यानी कि एक इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो मैक्रो हो जाएगी। ठीक है, नाउ रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल क्या होता है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप आ चुका है अब, यानी कि एक लीडर होना भी जरूरी है। ठीक है, उसको डिमांड किसकी होती है? वो सब जो भी हमारी पॉपुलेशन है उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारी ये सब सप्लाई जाती है। ना आगे इकोनॉमिक के प्रिंसिपल्स, कुछ इकोनॉमिक में प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऐसे ही रहते हैं। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, एक मैनेजरियल इकोनॉमिक को डिस्कस करना है तो उसके प्रिंसिपल्स भी हमें पता होने चाहिए। फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क।
डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है? हाँ जी, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का डिवीजन। ठीक है, तो इसको दो टाइप से समझेंगे, एक है रिटर्न टू स्केल, एक है वेटिग्यू सर्कल इन इकोनॉमी ग्रोथ। रिटर्न टू स्केल क्या है? स्केल में इंक्रीजिंग, कांस्टेंट और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इज केस दैट द टू लेड टू स्पेसिफिक रिजल्ट। डिवीजन ऑफ लेबर इज वन कॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, यानी कि एक स्पेसिफिक रिजल्ट हमें रिटर्न टू स्केल किसकी वजह से होता है, ये पता है आपको? हाँ जी, रिटर्न टू स्केल किसकी वजह से होता है? रिटर्न टू स्केल। हाँ जी, रिटर्न टू स्केल होता है मेनली कि आउटपुट पे क्या फर्क पड़ा हमारे इनपुट को चेंज करने से, यानी कि हमारे इनपुट की वजह से, जो कि क्या थे, हमने अभी पढ़ा सप्लाई में क्या थे, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो यानी कि इन तीनों में हम जितना भी चेंज करें, अगर थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, ठीक है, मान लो किसी एक काम को करने के लिए दो लेबर लगी हुई है, ठीक है, और वो काम 2 घंटे में हो रहा है। अब मैं लेबर को बढ़ा देती हूँ, लेबर 4 लगा दी मैंने, अब वो काम 1 घंटे में हो रहा है। तो इट मीन्स हमारे इनपुट चेंज करने से आउटपुट में चेंज आया, दैट इज रिटर्न टू स्केल। ठीक है, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल भी हो सकता है। ठीक है, ज्यादा लगाने से हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता है, नेगेटिव यानी कि डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल भी हो सकता है, और कांस्टेंट भी रह सकता है, यानी कि हमने 4 लगा दिए फिर भी 2 ही घंटे लग रहे, तो वो हो गया कांस्टेंट। ठीक है, और हमने 4 बंदे लगा दिए तो अब टाइम 3 घंटे लगने लग गया, तो ये होगा डिक्रीजिंग। ठीक है, कि बंदे ज्यादा लगाने पे भी हमें रिटर्न नहीं मिला। देन वेटिग्यू सर्कल इन इकोनॉमी ग्रोथ। व्हाट डू यू मीन बाय वेटिग्यू सर्कल? हाँ जी, एक्सप्लेन। पढ़ के बता दो, पढ़ के बता दो यहाँ से। हाँ जी, क्या है ये वर्टिक्यू सर्कल? क्या है, क्या लिखा है इसमें? इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी वॉज अ वर्टिक्यूल सर्कल ऑफ कॉन्टिन्यू ग्रोथ। मॉडर्न वर्टिक्यूल सर्कल theory have more dimension, but division of labor and increasing return to scale are among them। ये क्या कह रहे हैं कि कुछ भी, कुछ भी एक अच्छी चीज करने से, ठीक है, मतलब कि एक अच्छा रिजल्ट मिल जाता, कुछ एक अच्छा इवेंट करने से या कुछ एक एक भी अच्छी पॉइंट ऐड करने से हमें जो है उसका ग्रोथफुली रिजल्ट मिल जाता। ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो पढ़ा होगा आपने। जैसे कि मान लो एक पियन है, ठीक है, उसको यहाँ पे जहां पे वो काम कर रहा है उसको वहां पे 10,000 मिल रही है, और नई जगह उसको 15,000 मिल रही है। ठीक है, लेकिन वो वहां नहीं जा रहा है मान लो, या वहां वो चला जाता है 15,000 पे वो चला जाता है, तो जो पीछे लेफ्ट बचा 10,000, वो उसके पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि वो उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो 10,000 वाली ग्रैब कर ले। ठीक है, लेकिन उसने 15 वाली चॉइस की, तो जो बच गया वो क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देन इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल, इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या है? The fundamental principle of microeconomy, the principle describe the circumstances under which market outcomes are affected. The external principle, it describe
some important circumstance which in which the market are not efficient. ठीक है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल यानी कि दोनों से मिलने वाला सेम, दोनों दो चीजें लगा के पर दोनों से जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो क्या हो, एकदम सेम हो, उसको बोलेंगे इक्वी मार्जिनल। ठीक है, ठीक है। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल माइक्रो का क्या है, जिसमें मार्केट चल रही है, ठीक है, जिस लेबर लैंड कैपिटल जिसमें वो चल रही है। एक्सटर्नलिटी प्रिंसिपल क्या हो गया, कुछ एक इंपॉर्टेंट या कुछ एक्स्ट्रा लगा कर, ठीक है, यानी कि जिससे मार्केट जो है डेली डील नहीं करती, कुछ एक्स्ट्रा है। मार्जिनल एनालिसिस क्या है, मार्जिनल एनालिसिस भी क्या है, मेजर टॉपिक नहीं है, ठीक है। मार्जिनल एनालिसिस ये भी एक तरह की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही पार्ट होता है। मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, जब डिमांड और सप्लाई क्या कर जाए, आपस में मिल जाए, तब क्या बनता है, मार्केट का इक्विलिब्रियम बनता है। ठीक है, जब डिमांड और सप्लाई जो है वो आपस में सेम हो, यानी कि 20 की ही डिमांड है और 20 ही प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, तो यानी कि क्या है, मार्केट क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेज पे है। देन डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है, ये शॉर्ट रन में ज्यादा होता है, जब लॉन्ग टर्म में ये कम इफेक्ट डालता है। डिमिनिशिंग रिटर्न जो हमने ऊपर पढ़ा, इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न पढ़ा, अभी ये डिमिनिशिंग यानी कि नीचे गिर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। गेम इक्विलिब्रियम, गेम इक्विलिब्रियम क्या है, एक स्ट्रेटेजी है, पार्ट ऑफ स्टोरी है, ठीक है, कि आपको सेवरल काइंड्स में कैसे 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 वर्क करने पे इवेंट, कैसे इवेंट हैपन होने पे कैसा रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, लाइक ट्रू फॉल्स का केस है, तो या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी आ जाती है इसमें, गेम में प्रोबेबिलिटी आ जाती है। मेजरमेंट प्रिंसिपल, मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है, थिंग को मेजर करना, इनकम, प्राइस, प्रोडक्ट, इन सबको मेजर करना, ठीक है, जिससे ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारा ऑलमोस्ट हमेशा क्या रहा है, मनी रहा है। ठीक है, मनी क्या है हमारा, हमेशा एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज रहा है। इनकम एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम, इनकम एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम यानी कि जितनी आपकी इनकम है उतने ही आपके खर्चे हैं, दोनों आपस में बराबर है, तो हो गया इनकम एक्सपेंडिचर इक्विलिब्रियम। सरप्राइज प्रिंसिपल, ये क्या है, यानी कि कुछ लोग सेम स्टिमुलेट सेम कंडीशन में डिफरेंट बिहेव कर दे। ठीक है, मान लो चाय पीने वाला लोग कभी बोल दे कॉफी ले आओ इस पर, या कुछ और दे दो, तो वो क्या है, वो क्या है, सरप्राइज प्रिंसिपल आ जाते हैं, कि उसने बिहेव, उसको यही कर रहा था लेकिन उसने बिहेव अपना चेंज कर दिया, उसने अपना स्टिमुलेट चेंज कर दिया। फर्म एंड फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, हाँ जी, फर्म एंड ऑनरशिप आ गई। फर्म की टाइप्स आ गई, ऑनरशिप क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है, ऑनर होते हैं जो कंपनी के, ठीक है। ऑन इसमें फर्म्स के टाइप आ गए, प्राइवेट भी होते हैं, ज्वाइंट भी होती है, पब्लिक होती है। ठीक है, फर्म तीन तरह की होती है, प्राइवेट, ज्वाइंट और पब्लिक। प्राइवेट में इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों होते हैं, ज्वाइंट में, ज्वाइंट ऑलरेडी ज्वाइंट है, पब्लिक में कंपनी, कॉर्पोरेट और डिपार्टमेंट। इंडिविजुअल में सिर्फ प्रोप्राइटरशिप होती है और कलेक्टिव में पार्टनरशिप आ गई, कंपनी आ गई, कोऑपरेटिव आ गई। तो प्राइवेट सेक्टर क्या है, प्राइवेट सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट के अंडर नहीं आ रहा है, जो इकोनॉमी है उसको, सारी इकोनॉमी को क्या है, फ्रीडम है, ठीक है, वो फ्रीलांस होके काम कर रही हैं, उनपे गवर्नमेंट का कोई भी बर्डन नहीं है। जो प्राइवेट सेक्टर है उनका ऑनर भी क्या है, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एक इंडिविजुअल ऑनर है उनका, गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर उसमें नहीं कर रही है। तो इसमें हमने पढ़ा था प्राइवेट में, प्राइवेट में हमने पढ़ा था इंडिविजुअल और कलेक्टिव। इंडिविजुअल में क्या था, प्रोप्राइटरशिप, तो ये आ गई प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप क्या है, प्रोप्राइटरशिप बहुत पुराना कंसेप्ट है। वन विच इंडिविजुअल इन्वेस्ट ओन बोरोइंग कैपिटल, यूज ओन स्किल्स इन मैनेजमेंट एंड सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि सोल प्रोप्राइटर यानी कि एक अकेला बंदा पूरी फर्म चला रहा है, अपनी फर्म, अकेला बंदा, एक ही बंदा जो है अपनी फर्म
चला रहा है, उसके रिस्क है, उसकी स्किल है, उसकी मैनेजमेंट है, सब वो खुद कर रहा है। देन अब आ गए कोऑपरेटिव के। कोऑपरेटिव में क्या था? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होगा? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई काम स्टार्ट करते हैं, कोई काम करते हैं, वो हो गया पार्टनरशिप। देन स्टॉक ज्वाइंट कंपनी। स्टॉक ज्वाइंट कंपनी क्या है? इंडिया में आई थी 1956 में, अबेंडेंट हुआ था इसका 1913, 2013 में अमेंडमेंट यानी कि चेंज चेंज आया था इसमें। ठीक है क्या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी? यानी कि इस कंपनी को कौन चलाता है? शेयर होल्डर चलाते हैं। सारे शेयर होल्डर मिलकर इस कंपनी को चलाते हैं, ज्वाइंट स्टॉक। जिस जिसके पास स्टॉक है वो सब मिलके ज्वाइन होके इस कंपनी को चलाएंगे, इसलिए इसका नाम है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या है? लिमिटेड टू 50, इसके मेंबर जो है वो 50 मेंबर ही होने चाहिए। और मैक्सिमम नंबर पब्लिक में कितने होने चाहिए? पब्लिक में मिनिमम 7 होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई वो नहीं है। और प्राइवेट में मैक्सिमम 50 मेंबर हो सकते हैं सिर्फ। ठीक है, ये भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है कि यानी कि ये भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, प्राइवेट के अंदर आती है। और पब्लिक लिमिटेड यानी कि गवर्नमेंट का रूल है, इसमें गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये कंपनी चलाई जाती है। कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव्स क्या होती हैं? इज अ नॉन प्रॉफिट, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या है? नॉन प्रॉफिट, नॉन रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन है। कोऑपरेटिव यानी कि सब लोग इकट्ठे होके किसी की हेल्प, जैसे मान लो किट्टी होती है। किट्टी क्या होती है? सब लोग मिलके पैसे इकट्ठे करते हैं, ठीक है, और फिर जिसको जरूरत होती है वो ले लेता है। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद जिसको जरूरत पड़ती है वो ले लेता है किट्टी। ठीक है, तो ये किट्टी की तरह होती है कॉर्पोरेट। ठीक है, प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती, बस एक दूसरे की हेल्प करती रहती है टाइमली। पब्लिक सेक्टर में हमने कंपनी पढ़ा। कंपनी क्या है? कंपनी, ठीक है, कंपनी क्या है? एक लीगल एंटिटी है। ठीक है, उसकी एक अपनी लीगल एंटिटी है। फंक्शंस आ गए फर्म के। अब फर्म को क्या क्या फंक्शन, हमने फर्म पढ़ ली कि प्राइवेट हो गई, पब्लिक हो गई, कॉर्पोरेट हो गई, प्रोप्राइटरी हो गई, ये सारी फर्म आ गई। अब फर्म के टाइप फंक्शंस आ गए कि वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है एक फर्म। तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, यानी कि कुछ प्रोड्यूस करेगी तभी कंपनी बेचेगी, पहले तो उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक प्रोडक्शन की प्लानिंग करना, एक शेड्यूल बनाना। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन परफॉर्म करती है। देन परचेजिंग फंक्शन, यानी कि किसी से अब प्रोडक्ट बनाना है अगर उनको, तो रॉ मटेरियल भी तो कहीं से आएगा ना। तो वो जब रॉ मटेरियल कहीं से बाय करते हैं तो वो क्या है? परचेजिंग फंक्शन। ठीक है, कि वो परचेज भी करते हैं अपना रॉ मटेरियल। ठीक है, देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर वो ये भी देखते हैं कि क्या न्यू प्रोडक्ट बनाया जाए, कैसा प्रोडक्ट बनाया जाए, कैसे कैसे प्रोडक्ट मार्केट में है, किस चीज की डिमांड ज्यादा है, तो वो रिसर्च करते हैं। देन मार्केटिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि मार्केट में अपने कस्टमर ढूंढते हैं। ठीक है, कस्टमर को अपन उनकी नीड्स देखते हैं कि हम किस नीड को सेटिस्फाइड कर सकते हैं, या हमारा प्रोडक्ट उनके लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। देन ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन, यानी कि उस देखो आपने प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको लेबर भी तो चाहिए। तो लेबर को भी पहले अच्छा फील कराओगे तभी लेबर आपका अच्छा प्रोडक्ट बना के देगी, है ना। लेबर खुश होगी तभी आपको एक अच्छा प्रोडक्ट बना के देगी। तो उनकी लेबर इकट्ठी करनी, एक स्किल्ड लेबर भी होनी चाहिए आपके पास, है ना। अननोन पर्सन कैसे आपका अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं जब तक उसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स का सारे फंक्शन परफॉर्म करना, ठीक है, उनको रिक्रूट करना, हमने पढ़े हुए हैं पिछले सब्जेक्ट में, है ना। उनके ग्रीवेंसेस सॉल्व करना, उनको हेल्थ और सेफ्टी प्रोवाइड करवाना। देन अकाउंट एंड फाइनेंसिंग फंक्शन। अकाउंट एंड फाइनेंसिंग फंक्शन क्या है? आपके पास प्रॉपर फाइनेंस भी होना चाहिए अपने काम को करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने बस बोला और प्रोडक्शन शुरू हो गई या काम शुरू हो गया। आपको फाइनेंस भी जनरेट करना पड़ेगा, आपको पैसे लगाने भी पड़ेंगे, आपको कैपिटल पहले डालनी पड़ेगी कंपनी में। ठीक है, रॉ मटेरियल पहले खरीदना पड़ेगा। ठीक है, पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तभी रिटर्न आते हैं। इज इट क्लियर? एनी डाउट? अभी तो ये स्टार्टिंग है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की, तो ये सिर्फ मोटा मोटा ऊपर ऊपर से बताया हुआ है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में क्या क्या टर्म्स यूज होने वाली हैं।
ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट होगा डिमांड और सप्लाई एनालिसिस। ठीक है, कि कैसे डिमांड इफेक्ट करती है, कैसे सप्लाई इफेक्ट करती है, डिमांड के क्या रूल है, क्या लॉ है, ठीक है, सप्लाई का क्या लॉ है, ठीक है, इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, इक्विलिब्रियम ऊपर पढ़ा था ना, क्या था इक्विलिब्रियम, मैंने बताया था इक्विलिब्रियम अभी ऊपर, इक्विलिब्रियम क्या था। जब डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर सेम, मतलब हाँ बराबर जी, इसके जब रहते हैं। डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट करती हैं, यानी कि मैच करती है एक दूसरे के साथ, उसको बोलते हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिसको हम क्या बोल देते थे पहले, ब्रेक इवन पॉइंट भी बोल देते थे, है ना, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, वो कौन सा पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या है, जिसमें डिमांड और सप्लाई क्या होगी, बराबर होगी, यानी कि हम 20 की सप्लाई कर रहे हैं और खरीदने वाले भी हमारे पास 20 लोग ही हैं। इज इट क्लियर? चैप्टर 1 क्लियर है बेटा सबको? एनीबडी हैव एनी डाउट? सभी अपनी अटेंडेंस याद से अभी भेजो ग्रुप में फटाफट, चैट बॉक्स में भेजो अटेंडेंस। अटेंडेंस सिर्फ 4 लोगों की आई हुई है, बलजीत, लखन, कशिश और नवनीत, सिर्फ 4 लोगों ने अटेंडेंस भेजी है, बाकी किसी की अटेंडेंस नहीं आई। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में अटेंडेंस भेजो। पल्लवी की आ गई, नेहा, ये वीवो कौन है, ये वीवो नेम भी लिखो बेटा, MBA 1। प्रशांत आ गया, ये जिसने MBA 1 लिखा है वो अपना नेम भी लिखे। नीतीश, ओके ओके, आज का चैप्टर क्लियर है? एनीबडी हैव एनी डाउट? ऑल क्लियर? 8 से एग्जाम है, 8 सितंबर से। फर्स्ट एग्जाम कौन सा है? शिवम आप MA मैथ करो, MBA की क्लास है बेटा ये तो। ओ सॉरी, प्रशांत, दोनों साथ में, ओके। तो क्लास पेपर किसका है, मैथ का? हाँ जी, कोई बात नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अगर आप 8th को एग्जाम है और आपको वो पढ़ना है, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है आपके ऐप में, आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेना, रिकॉर्डिंग से समझ आ जाएगा। ठीक है, और जब आपके एग्जाम आएंगे मुझे पहले बता देना, ठीक है, एटलीस्ट 1 वीक पहले मुझे बता देना, ठीक है, फिर हम उस एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हम उस अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, शेड्यूल बना लेंगे। ठीक है, आपकी डाउट सेशंस भी हो जाएंगे, यानी कि मान लो आपका एग्जाम 2 बजे है, तो हम मॉर्निंग क्लास लेके उसी सब्जेक्ट का डाउट सेशन ले लेंगे, जो जो आपको डाउट्स होंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसका आपका एग्जाम। ठीक है, ठीक है, प्रशांत मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप जानना क्या चाहते हो, आपको क्या पूछना है, आप डायरेक्ट वही पूछो मुझसे जो आप पूछना चाहते हो। सब्जेक्ट रिलेटेड इश्यूज, कौन से सब्जेक्ट से इशू है आपको?
अगर तो देखो आपको एमए के सब्जेक्ट से इशू है तो आपको मैम के साथ कंसर्न करना पड़ेगा, ठीक है, प्रदीप मैम के साथ। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, कोई इशू नहीं है नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड में, हम तो आपको एक एक टॉपिक समझा रहे हैं, ठीक है। आपने मुझे बता दिया, अब मैं थोड़ा क्लैरिटी से बता दूंगी, ठीक है। आपको जिस पॉइंट पे डाउट हो ना, जब डाउट हो कि ये कैसे हुआ, आप तभी के तभी पूछ लिया करो, ठीक है। मेरे लैपटॉप में जो है चैट बॉक्स खुला ही रहता है, तो आई विल आंसर यू राइट देयर, ठीक है। आप साथ के साथ पूछ लिया करो, आपको साथ के साथ आंसर मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स ही मुश्किल लगेंगे, बाकी सब तो इजी ही लगेगा आपको। एक जो कॉमर्स है ना, वो कोई सब्जेक्ट नहीं है। कॉमर्स क्या है, जो आप डेली देखते हो, जो बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस देखते हो आप, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखते हो, बैंकिंग फैसिलिटीज देखते हो, ठीक है। आप घर में राशन वगैरह भी लाते हो, सब कुछ कॉमर्स है, ठीक है। तो कॉमर्स कोई एक सब्जेक्ट नहीं है कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, मुश्किल है मुश्किल है। ये आप अपने डेली लाइफ को लेके चलोगे तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। और बाकी आपको कोई डाउट आते है किसी भी पॉइंट पे, तो आप मुझे उसी टाइम पूछ लेना, मैं आपको उसी टाइम वो डाउट जो है क्लियर कर दूंगी।